विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपको मनुस्मृति में जो परराष्ट्र नीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय, हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन वर्तमान में ही होता है, जिसे हम आज की विदेश नीति कहते हैं। वो वास्तविक रूप में उसका प्राचीन नाम परराष्ट्र संबंध अर्थात दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध। तो मनुस्मृति में मनु ने दूसरे राष्ट्रों के साथ किस तरह से एक राज्य को संबंध स्थापित करने चाहिए, दूसरे राजा के प्रति एक राज्य की क्या नीतियाँ होनी चाहिए और दूत कैसे होने चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और युद्ध के कौन कौन से नियम होने चाहिए, युद्ध के नैतिक होना चाहिए अनैतिक होना चाहिए, युद्ध में किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात मनु ने एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति जो नीति राज्य के द्वारा अपनाई जाती है उसे परराष्ट्र संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मनु ने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विवेचन प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों में आज आपको मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित या मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष में किन किन आयामों को शामिल किया है उस पर आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। तो मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में तीन उपायों को शामिल किया है या तीन पक्षों को शामिल किया है। यह है पहला है मंडल सिद्धांत, दूसरा 60 गुण नीति अर्थात 6 गुणों वाली नीति। ये 6 गुण वाली नीति है संधि, विग्रह, यान, आशय, संशय और द्विवेदी भाव। और उपाय जैसा कि आप सबको विदित है कि उपाय अक्सर हम बोलचाल की भाषा में उपाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उपाय 4 माने गए हैं जैसा कि आप सबको पता होगा, साम, दाम, दंड और भेद। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्षों में इन तीनों पक्षों को शामिल किया। अब मैं सर्वप्रथम आज के व्याख्यान में आपको मंडल सिद्धांत क्या है अर्थात मंडल सिद्धांत मनुस्मृति के अनुसार अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। और इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम और मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजय अर्थात विजय चाहने वाला है सफलता के इच्छुक राजा को राज्य मंडल का केंद्रस्थ माना है और राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना वर्गीकरण विजय के संदर्भ में ही किया गया है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने हैं, मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। अर्थात जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है और जिस राज्य की सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हो उसे मनु ने मध्यम का नाम दिया है। और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्यों को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। इसलिए मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है और विजिगुसु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। अरि के पश्चात क्रमशः मित्र, अरि मित्र माने गए। इसी प्रकार पीछे भाग का सीमावर्ती राज्य पाषाणनिग्रह माना गया है। इसके पश्चात आक्रंद, पाषाणनिग्रहसार और आक्रंदसार माने गए हैं। इसे मनु के अनुसार आक्रंदसार मित्र प्रकृति का और पाषाणनिग्रहसार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम और उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगुसु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के, 1 मध्यम, 1 उदासीन और स्वयं विजिगुसु को कुल मिलाकर 12 सदस्य माने गए हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियाँ बताई गई हैं, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ और दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। और मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा और हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल के शत्रु और मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के सामने उसके जो सीमावर्ती उसकी सीमाओं पर और उसके निकटवर्ती उसके निकट के जो राज्य हैं उन राज्यों के प्रति वो किस तरह की नीति अपनाए। तो मनु कहते हैं कि राजा को इन सभी सीमावर्ती निकटवर्ती राज्यों के साथ एक विवेक सम्मत और वैज्ञानिक नीति
अपनानी चाहिए ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय ये विचार कर सके उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, और साथ ही साथ वो ये भी देखे कि इस नीति की प्रतिक्रिया के साथ साथ संबंधित राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो नीति जितनी अधिक सार्थक होगी उसे उतनी अधिक व्यवहारिक उपयोगी नीति माना जाएगा। इसलिए मनु ने मंडल सिद्धांत में राज्यों का सैद्धांतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब हम आते हैं 60 गुण नीति क्या है, और ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 गुण नीति अर्थात 6 गुणों वाली नीति। मनुस्मृति में 6 गुणों का विवेचन किया है। यह है संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संशय और द्विविधि भाव। इसलिए मनु ने राजाओं को परामर्श दिया कि वे भली भांति विचार विमर्श करके परिस्थितियों के अनुसार किसी भी नीति का चयन कर सके। तो मनु के द्वारा 60 गुण नीति में पहली नीति है संधि, अर्थात राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य के साथ या तो तात्कालिक या तो अर्थात तुरंत और या भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए जो मेल किया था उसे मनु ने संधि का नाम दिया है। और संधि के 2 प्रकार माने, समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। इससे मनु ने राजा को परामर्श दिया कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा विग्रह, अर्थात राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने और उसे प्रताड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। और मनुस्मृति में 2 प्रकार का विग्रह का वर्णन किया गया है। पहला है शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों को ज्ञान प्राप्त करके यदि विग्रह किया जाए तो विग्रह का प्रथम भेद है, और दूसरे राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। इसलिए मनु ने राजा को परामर्श दिया कि विग्रह की नीति को तभी अपनाएं जबकि राज्य की सभी प्रकृति उसके अनुकूल हो। तीसरा है षड्गुण नीति का तीसरी नीति है यान, अर्थात विजय की इच्छा से और शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किए जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति या आपदा से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो ये मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया। अर्थात मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब उसकी सेना बलवान हो और शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। षड्गुण नीति की चौथी नीति मनु ने आसन को मानी। आसन अर्थात राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। और मनु ने 2 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है। पहला है यदि राजा की सेना या कोष कमजोर हो जाए, क्षीण हो जाए, तो ऐसे स्थिति में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। और यदि मित्र अनुरोध करे तो मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के अनुसार द्वितीय आसन है। इसलिए मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना है कि इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है और उस समय में पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। द्विवेदी भाव, इसी तरह से मनु ने द्विवेदी भाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो ये नीति द्विवेदी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन रखना प्रथम द्विवेद और सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्विवेद कहलाता है। और द्विवेदी भाव की व्याख्या कौटिल्य ने मनु से भिन्न रूप में की है। कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव एक दोहरी नीति है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार किसी राजा द्वारा संधि और विग्रह को एक साथ काम में लेना द्विवेदी भाव है। द्विवेदी भाव का प्रयोग किस तरह से किया जाए, इसके संबंध में मनु ने शासक को परामर्श दिया कि यदि वे शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट लें। एक सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोकने का काम करे और बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों की सहायता से अपनी शक्ति का विस्तार करे। ये दूसरा द्विवेदी भाव है। और षड्गुण नीति
कि छठी और जो आखिरी नीति वो है संचर अर्थात आपत्तिकाल, अर्थात जब